हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ ऐसे बिंदुओं को उठाने जा रहा हूं जिनका रोल हमारी लाइफ में और नेचर को समझने में रहता है और जिसे हमारे समाज के लगभग 90% लोग कम से कम तो नहीं समझते हैं। और उसकी वजह से वो प्रकृति को या जीवन के हर पहलू को गलत तरीके से आंकते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या गति है उसके आधार पर जो हम समय नापते हैं वो अलग हो सकता है। उसी प्रकार से चीज़ों की जो शक्ल सूरत है, लंबाई चौड़ाई है, उनका मास है, वो सब भी अलग हो सकता है। तो ये जो हम लोग मान के चल रहे थे कि 1 किलो मास जो है सब जगह 1 ही किलो रहेगा, ऐसा नहीं है। और ख़ास तौर से एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर नापा जाए जो बहुत तेज गति से चल रहा हो, यानी कि प्रकाश की गति के आसपास, तब तो फर्क बहुत ज़्यादा परिलक्षित होगा। तो अब देखिए, इसका जो हम रिपरकशन समझाना चाह रहे हैं कि चीज़ें जैसी आपको दिख रही हैं, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे आदमी को भी वैसे ही दिख रही हों, अगर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो देखता है। तो इसलिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कसौटी पे चीज़ों को कसा जाना बड़ा आवश्यक है। जैसे किसी चीज़ का आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो लोग कहते नहीं कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि ये चीज़ एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी इतनी है, वो कुछ नहीं। जीवन में सब कुछ रिलेटिव है। क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद ही चल रही है, जितने भी ग्रह हैं सब चक्कर काट रहे हैं अपनी एक्सिस पे और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहे हैं। तो जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक मोशन में चल रहा है, इसलिए इसमें कोई फिक्स चीज़ नहीं है, सब कुछ चलायमान है। तो जो परसेप्शन, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, आपको जब तक कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो 17वीं शताब्दी में जो न्यूटन की मैकेनिक्स पढ़ाई गई या न्यूटन की फिजिक्स पढ़ाई गई, उससे हम अगर बाहर नहीं निकल आएंगे और आइंस्टीन की फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक चीज़ों की गलत व्याख्या हम लोग करते रहेंगे। अब चलते चलते इसमें सनातन की भी एक बात आपको बता दें, और मैं बता भी चुका हूँ कई बार। आजकल सनातन शब्द की बड़ी व्याख्या चल रही है, बड़ी आलोचना हो रही है, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि बुद्धिज़्म के बाद सनातन आया। तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि सनातन की कोई डेट भी मिल ही नहीं पाई। जो वेद लिखे गए वो बहुत बाद में लिखे गए। सनातन और वेद जो था हमारे ऋषियों को संप्रेषण के आधार पर उनके मस्तिष्क में आता था, और एक ऋषि दूसरे जनरेशन को वो श्लोक देता चला गया, ऋचाएँ देता चला गया। उसका जो कुछ भी बचा कुछ रह गया उसको सूचीबद्ध किया गया बहुत बाद में। उसकी काल गणना के बारे में मैं इसलिए नहीं जानना चाहता हूँ कि जब काल के बारे में मैंने बता दिया कि समय परिवर्तनशील है, और एक जगह पे दूसरा समय, दूसरी जगह पे दूसरा समय, ब्रह्मलोक में दूसरा समय, मृत्युलोक में दूसरा समय, तो इसलिए इस पे बहस करने की जरूरत नहीं कि किस कालखंड से। ये है कि प्राचीनतम वेद है और प्राचीनतम सनातन है। जितने भी धर्म पैदा हुए 2500-2600 साल पुराने हो सकते हैं, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म। इसलिए इस पे कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं कि सनातन की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि हाँ, कि जब आप 19वीं शताब्दी में जान पाते हैं आइंस्टीन के द्वारा कि एक जगह का समय और दूसरी जगह के समय में परिवर्तन हो सकता है, जबकि हमारे वेद में ये पहले से ही, और ख़ासतौर से 4वीं शताब्दी के अंत में आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतम में ये सिद्ध करके दिखाया था कि ब्रह्मलोक का 12 घंटे का एक दिन पृथ्वी के 432 करोड़ घंटों के बराबर होता है। तो लोग कहते थे कि ये तो कपोल कल्पित है, ऐसा कैसे हो सकता है।
लेकिन जब आइंस्टीन ने टाइम डायलेशन समझाया तो लोगों की समझ, आइंस्टीन ने कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया, तो पेंसिल पेपर से किया उसने। तो इस तरह से जो हमारे वेद और पुराण हैं वो एकदम विज्ञान की कसौटी पे, और वहाँ तक एक्चुअली अभी विज्ञान पहुँचा ही नहीं है जो वेदों में लिखा है। दूसरी चीज़ जो न्यूक्लियर फिजिक्स की है, जो हमारे जीवन के हर जगह पे लागू होती है, वो ये है कि जो क्वांटम फिजिक्स है, जिसमें पार्टिकल कैसे मूव करता है इसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो क्वांटम फिजिक्स में हाइजेनबर्ग साहब एक जर्मनी के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जब आप किसी हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल की लोकेशन की मेजरमेंट करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो है उसके मोमेंटम यानी कि उसकी मास और वेलोसिटी का जो गुणांक है उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो जब तक एक चीज़ नापते हैं तब तक दूसरी चीज़ बदल जाती है, या दूसरी चीज़ नापते हैं तो पहली चीज़ बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जीवन में कभी भी एक साथ दो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और इसी चीज़ को तुलसीदास जी भी कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे जब जाए। वेदों में भी इसका उल्लेख है। यानी कि जो चीज़ 20वीं शताब्दी में हाइजेनबर्ग आके बोल रहा है, ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है कि वन एट ए टाइम। तो अब इसका जो रिपरकशन है आज की तारीख में, जैसे जो न्यूटोनियन फिजिक्स, देखिए ज़्यादातर हमारे नेता जो हैं उनको ये पता ही नहीं कि न्यूटोनियन और आइंस्टीन फिजिक्स में क्या फ़र्क है, और टाइम डायलेशन तो उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो वो फिर मॉडर्न जो साइंस है या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, इसको कहाँ से वो समझ सकते हैं जब तक न्यूक्लियर फिजिक्स को न समझें। तो यहाँ पे जो बिंदु मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक ये हमारे नेतागण ये सोचते हैं, एक्चुअली इनके सोचने का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ अपना वोट बैंक सोचते हैं। लेकिन इनको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, खास तौर से जो लोग संख्या, एक वर्ग विशेष की संख्या गिनना चाह रहे हैं, एक्चुअली वर्ग विशेष भी नहीं, जाति विशेष। तो जाति विशेष की संख्या जो गिनना चाह रहे हैं, तो भाई उनकी किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, किसी भी जाति का है, या तो एट ए टाइम उसकी या तो संख्या पे आप फोकस कर लो या उसके विकास पे फोकस कर लो। दोनों चीज भी नहीं कर सकते हो। जब एक चीज, जब तक संख्या गिनोगे तब तक वो विकास की मुख्य धारा से पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो हमारा फोकस होना चाहिए वो उस पर्टिकुलर क्लास के विकास के ऊपर होना चाहिए। जो भी मुख्य धारा में गरीब रह गए उनके विकास पे हमारा फोकस होना चाहिए। संख्या पे तो संख्या बढ़ चुकी है, संख्या को और कम करने की जरूरत है। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो तो, हमारी जनसंख्या तो चाइना से भी ऊपर चली गई। तो क्या जनसंख्या करके आप ये बताना चाहते हो कि हमारी संख्या ज्यादा है तो तुम भी अपनी संख्या बढ़ाओ? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। और ये तो पक्का समझ लीजिए कि अगर संख्या गिनते रहे तो विकास में आप पीछे रह जाओगे। हाँ, ये जरूर है कि संख्या पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वो हिंदू की संख्या हो, चाहे मुस्लिम की संख्या हो, चाहे जिस भी वर्ग की संख्या हो, वरना जनसंख्या विस्फोट हमको कहीं का छोड़ेगा नहीं। न तो हम किसी को नौकरी दे पाएंगे, न किसी को मकान दे पाएंगे। एक सीमित संसाधन है देश के पास, एरिया कम है, पानी कम है। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमको ये सीख लेना चाहिए कि हमको लेट अस फोकस एट द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर फिजिक्स की, देखिए हम लोगों का काम ये है कि हम फोकस पे भी पढ़ाते हैं, फोकस सिखाते हैं लड़कों को। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा विषय वस्तु है उसको वर्णन करते करते हम कहीं दूसरी जगह न चले जाएं, हमको वापस विषय वस्तु पे फिर आना रहता है। तो आज का जो विषय वस्तु है कि न्यूक्लियर फिजिक्स के ज्ञान को हम जीवन के क्षेत्र में कैसे लागू करें। दो चीजें मैंने आपको बता दी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक चीज पे फोकस करो तो दूसरी चीज मिस हो जाएगी, दूसरी चीज फोकस करो तो पहली मिस हो जाएगी।
जैसे कुछ लोग, क्या होता है कि देयर आर सम वर्क एल्कोहलिक्स, वो अपने काम पे इतना ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कि फिर उनका परिवार छूट जाता है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि परिवार पे इतना ध्यान दे देते हैं कि काम पिछड़ जाता है। और इसी क्रम में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई देता हूँ। ये नोबेल प्राइज विनिंग कहानी है, बहुत छोटी सी है, आप सुनिए, मजा आएगा। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा कमाए थे, तो वो जो है अपना बिजनेस बहुत ही ध्यान से करते थे। और उनका जो हेडक्वार्टर था, ऑफिस, वो उनके रेजिडेंस से कोई 10-1 किलोमीटर दूर था। यानी कि अगर अपनी गाड़ी से आना चाहिए। अच्छा, ये कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, 10-15 साल पहले इस पे नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वो क्या होता था कि वो गए अपना ऑफिस, तो लंच के लिए जो है अपनी गाड़ी और ड्राइवर को भेजते थे कि जाओ घर से लंच ले आओ। और जब ड्राइवर आता था तो कुछ देर बाद लंच लेकर के पहुंच जाता था। तो अक्सर उन्हें लगता था ऐसा कि थोड़ा सा देर करता है आने में, मतलब जो 10 मिनट जाने, 10 मिनट आने, 10 मिनट पैक करने में, आधे घंटे में आना चाहिए, तो उसको 1-1.5 घंटे लग जाया करते थे। एक दिन हुआ क्या कि सेठ जी जो है जल्दी खाली हो गए, तो घर वो जल्दी आ गए, और जो ड्राइवर था ऑलरेडी वो खाना लेने निकला हुआ था। तो जब घर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि ड्राइवर पियानो बजा रहा है और मेम साहब सामने की कुर्सी पे बैठ करके बड़े ध्यान से सुन रही हैं। जब ये दृश्य सेठ ने देखा तो उसने कहा, ओहो, मैंने तो जिंदगी को ही मिस कर दिया। और सेठ बहुत बूढ़ा नहीं था, यंग था, मस्ट बी समवेयर अराउंड 40s। तो वो सर्च करेंगे तो आपको वो कहानी मिल जाएगी। नोबेल प्राइज विनिंग स्टोरी, लिटरेचर का अवार्ड मिला था उसमें, नोबेल प्राइज। तो उसके बाद सेठ बोलता है कि नो 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 नो, अब तो खाना लेने मैं आया करूंगा और उतनी देर तक तुम ऑफिस देखोगे और मुझे पियानो सिखा दो तुम अब। बहरहाल उसने पियानो सिखाया। दिस इज द एग्जाम्पल कि एक चीज पे फोकस करोगे तो दूसरी छूट जाएगी, यानी कि तुम संख्या गिनते रहोगे तो विकास छूट जाएगा। तीसरा पॉइंट जो था वो था कि मास, क्रिटिकल मास। एक्चुअली क्रिटिकल मास एक ऐसी चीज है कि जो मिनिमम मास रिक्वायर्ड है चेन रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए। देखिए चेन रिएक्शन, अब देखिए चेन रिएक्शन अगर आप समझ जाए न्यूक्लियर फिजिक्स से और क्रिटिकल मास समझ जाएं, तो जो अभी कोरोना का बैक्टीरिया का प्रसार प्रचार हुआ, यानी कि प्रसार हुआ, उसको रोकने में आप सक्षम हो जाएंगे अगर ये चीज़ समझें। और ख़ासतौर से हमारे नेता लोग और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को समझना चाहिए आखिर में 2 गज की दूरी क्यों कही गई। अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स समझते हैं तो 2 गज की दूरी आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। या एक चीज़ और भी अगर आपने ध्यान रखी हो कि यूपी में जब कोरोना नियंत्रण हो रहा था तो जिन कॉलोनियों में कोरोना का प्रसार हो रहा था उनको एक्सक्लूड किया जा रहा था, बैरिकेड किया जा रहा था कि वहाँ दूसरे लोग ना आए। तो दिस वाज जस्ट टू स्टॉप द चेन रिएक्शन। देखिए चेन रिएक्शन क्या है कि यूरेनियम 35 जो फिशनेबल मटेरियल है, जब उसके न्यूक्लियस पे एक न्यूट्रॉन जो है मीडियम स्पीड का बम्बार्ड करता है तो वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और 2 बड़े बड़े एटम बनते हैं जिनका दोनों का वजन 235 नहीं है, थोड़ा कम होता है। और इसके बाद उससे ऊर्जा निकलती है और कुछ 1-2 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो 1-2 न्यूट्रॉन प्लस मान लीजिए 230-232 के आसपास के एटम दोनों बने तो 1-1.5 न्यूट्रॉन मिस कर जाते हैं। वो जो मिस करते हैं वही ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन उससे एक्स्ट्रा निकला तो अगले एटम को फोड़ने में काम आता है। कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे आप मान लीजिए एक फुटबॉल का गेंद समझिए, क्रिटिकल मास को, तो उसमें जब आपने किसी तरीके से चेन रिएक्शन न्यूट्रॉन एक बम्बार्ड किया एटम को, न्यूक्लियस को, तो उससे एक अगला न्यूट्रॉन निकला
तो अगर बहुत फास्ट निकला तो उसमें स्लो होना चाहिए, मतलब मीडियम स्पीड का होना चाहिए। तो स्लो होने के लिए रास्ते में उसको कहीं से रुकावट मिले, वो क्रिटिकल मास के जो एटम्स हैं वही रुकावट पैदा करेंगे। तो आप इस तरह से समझिए कि फुटबॉल की ऐसी गेंद की साइज जिसमें कि चेन रिएक्शन लगातार चलता रह जाए, यानी न्यूट्रॉन फुस न हो जाए, बाहर न निकल जाए, उसके अंदर ही रहे, मीडियम में कन्वर्ट होते हुए। और अगर उसकी रिएक्टिविटी एक है, एक से ज़्यादा हुई, मतलब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हुए, तो वो ब्लास्ट कर जाएगा और वो एटम बम का रूप ले लेगा। और अगर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है तो उसको एज ए रिएक्टर आप बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि 2 आदमियों को कोरोना हो गया, 5 आदमियों को हो गया, अगर उनको अलग कर दिया जाए, क्वारंटाइन जो था, तो वो क्रिटिकल मास बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार जब क्रिटिकल मास हो गया, 2, 4, 10 लाख 20 लाख लोगों को हो गया, तो उनको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो क्रिटिकल मास अगर आपने समझ लिया तो कोरोना भी समझ लिया, और फिर क्वारंटाइन भी समझ लिया, और फिर जो है 2 गज की दूरी भी समझ लिया। जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। लेकिन क्रिटिकल मास यहीं खत्म नहीं हुआ। क्रिटिकल मास, उस मास को भी अर्थशास्त्र में आइए हम ले चलते हैं। क्रिटिकल मास वो मास हुआ कि जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि फ्रिज बना रहे हैं, या मान लीजिए कि शीशे की गिलास बना रहे हैं। तो शीशे की गिलास अगर आपने दिन भर में 10 बनाई और 10 बेची तो उसमें कोई कमाई नहीं होनी है। तो एक मात्रा ऐसी होगी शीशे की गिलास की, मान लीजिए कि 10,000 हो, जिसपे कि आपकी तनख्वाह भी निकल आए, रॉ मटेरियल का नाम भी निकल आए, थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए। तो दैट मिनिमम क्वांटिटी इज द क्रिटिकल मास, जिसको अर्थशास्त्री लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट उतना सही नहीं डिफाइंड है, क्योंकि क्रिटिकल मास से कम भी आप उत्पादन करके ज़्यादा रेट में बेच दीजिए, ब्लैक मार्केटिंग कर लीजिए। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट उतनी सही डेफिनेशन नहीं है जितना कि क्रिटिकल मास है। और ये क्रिटिकल मास जीवन के करीब करीब हर क्षेत्र में लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे राजनीति वाले हैं तो उनके पास वोट का भी एक क्रिटिकल मास है। अगर मान लीजिए किसी के पास 0.1% वोट पाएगा अगर वो, तो इसका मतलब उसका क्रिटिकल मास पूरा ही नहीं हुआ, वो कभी जीत नहीं सकता। या 0.5% वोट पा गया, जैसे समाजवादी पार्टी वाले अभी 0.4% मान लीजिए मध्य प्रदेश में पाए हैं, दैट मीन्स दे डोंट हैव द क्रिटिकल मास। तो जीवन के हर क्षेत्र में क्रिटिकल मास का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइम डायलेशन। ये 3 चीज़ों को बखूबी नेचर को समझने में और जीवन के हर क्षेत्र में समझने एवं सफलता प्राप्त करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।